लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज हम लेकर के आए हैं आप सभी दोस्तों के लिए हिंदी साहित्य का इतिहास। और ये पहली क्लास है और ये हम अपने नोट्स से आप सभी लोगों को हम पढ़ाएंगे। और आज से हम स्टार्ट करते हैं कि साहित्य का इतिहास है क्या। ये पहली क्लास है तो सबसे पहले हम समझते हैं कि साहित्य क्या है या इतिहास क्या है। तो हम सबसे पहले शाब्दिक अर्थ में जाते हैं। इति प्लस ह प्लस आस। इति का मतलब ऐसा, ह का मतलब निश्चित, आस का मतलब था या फिर घटित हुआ। कि मैंने ऐसा निश्चित घटित हुआ जिसका विवरण हमें पुरातत्व संबंधी वर्तमान में मिले, तो वो क्या हो गया, इतिहास। इतिहास शब्द की वो मतलब हो गया। अब हम आते हैं इतिहास की परिभाषा, किसने किसको क्या कुछ कह करके दिया है। तो हम सबसे पहले इसी में आते हैं। तो देखिए, सबसे पहले है इतिहास की सर्वमान्य परिभाषा क्या हो सकती है, तो वो है क्या हो सकती, विश्व इतिहास के जनक हेरोडोटस, इनके द्वारा लिखित पुस्तक हिस्टोरिका। हिस्टोरिका देखिए यहाँ लिखा हो, हिस्टोरिका विश्व के प्राचीनतम पुस्तक है। इसमें इन्होंने क्या परिभाषा दिया है कि सत्य घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन ही इतिहास है। और ये हेरोडोटस का परिभाषा है। आप इसको निश्चित से निश्चित याद जरूर करें। और ये परिभाषाएं कई बार पूछ ली जाती हैं, तो आप इनको जरूर याद करें। क्योंकि कई बार परिभाषाएं दे करके सुमिलित भी कराया जा सकता है। तो सत्य घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन ही इतिहास है, ये हेरोडोटस का कथन है। इसके बाद है भारत के इतिहास के जनक कौन है, यानी भारत में इतिहास के जनक कौन है। तो ये हिंदी में इतिहास नहीं हुआ, मतलब कि इतिहास में संबंधित, ये भारतीय इतिहास से संबंधित सबसे पहले जनक कौन कहे जाते हैं, तो कलहन है। और इनकी पुस्तक है जो वो राज तरंगनी है, राज तरंगिनी है। लेकिन यहाँ आप इस चीज को याद रखिए, ये भारत के इतिहास के जनक पूछे गए हैं तो कलहन हो जाएंगे, और इनके द्वारा रचित पुस्तक राज तरंगिनी हो जाएगा। और हिंदी साहित्य के इतिहास के जनक जो हैं वो महर्षि वेदव्यास को माना जाता है। और उनके द्वारा रचित महाभारत, यानी महाभारत जो है संस्कृत में है, तो महाभारत में महर्षि वेदव्यास की क्या परिभाषा है, तो आप इस परिभाषा को भी याद कर सकते हैं। और बहुत सुपर परिभाषा है कि धर्मार्थ काम मोक्षेक्षु उपदेश समितम सत्याख्यान इति इतिहास समुच्यते। धर्मार्थ काम मोक्षेक्षु उपदेश समितम सत्याख्यान इति इतिहास समुच्यते। कि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, उपदेश सभी का सार हो, सभी का व्याख्यान जिसमें सर्वसम्मिलित से जुड़ा हुआ हो, वही इतिहास है। इनका ये अर्थ हुआ। तो अब हम आते हैं तीसरे वैज्ञानिक कार्लाइल, या कहीं कहीं मिल जाएगा आपको कार्लाइल। तो इनके द्वारा क्या है परिभाषा, कि इतिहास एक ऐसा दर्शन है जो हमें दृष्टांकों के उदाहरण, दृष्टांक का मतलब उदाहरण के माध्यम से शिक्षा देता है। कि इतिहास एक ऐसा दर्शन है कि जो हमें उदाहरणों के माध्यम से शिक्षा देता है। तो ये कार्लाइल का कथन हो गया। इसके बाद आते हैं हम आते हैं चार्ल्स डार्विन में। साइंस के विकास साइंस के विकासवाद का सिद्धांत इन्होंने दिया है। और इन्होंने इतिहास की परिभाषाएं क्या दिया है, कि विकासवादी दृष्टिकोण के अनुसार देते हुए कहा है। किस दृष्टिकोण के अनुसार इन्होंने देते हुए कहा है, विकासवादी दृष्टिकोण के अनुसार देते हुए कहा है कि सृष्टि का बाहरी विकास उसके आंतरिक विकास का प्रतिबिंब यानी परिणाम है। इस आंतरिक प्रतिक्रिया को खोजने का नाम ही इतिहास है। एक बार फिर से ध्यान रखिए कि सृष्टि का बाहरी विकास उसके आंतरिक विकास का प्रतिबिंब है, यानी परिणाम है। इस आंतरिक प्रक्रिया को खोजने का नाम ही इतिहास है। तो आप इसको भी देख सकते हैं। और अब आते हैं हम हीगल के अनुसार, कि इतिहास केवल घटनाओं का संकलन मात्र नहीं है,
अपितु घटनाओं के पीछे कार्य कारण श्रृंखला विद्यमान होती है। इसी कार्य के कारण श्रृंखला को खोजने का नाम इतिहास है। हीगल के अनुसार है ये, आप इसको जरूर याद रखिएगा। हो सकता हो थोड़ी आपको मेरी आवाज़ में डिस्टर्ब हो, लेकिन आप वॉल्यूम बढ़ा लें, क्वालिटी बढ़ा लें। और ये है हीगल के अनुसार, ये इतिहास केवल घटनाओं का संकलन मात्र नहीं, अपितु घटनाओं के पीछे कार्य कारण श्रृंखला विद्यमान होती है। इसी कार्य के कारण श्रृंखला को खोजने का नाम इतिहास है। अब आते हैं हिंदी में आचार्य रामस्वरूप चतुर्वेदी का एक परिभाषा है, और ये बहुत सुपर मोस्ट परिभाषा है, आप इसको जरूर याद रखिएगा। क्या है कि कवि के कार्यों के विकास प्रक्रिया में, कि कवि के कार्यों के विकास प्रक्रिया में न्याय योजित दिखाना ही इतिहास है। कवि के कार्यों के विकास प्रक्रिया में न्याय योजित दिखाना ही इतिहास है। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास बुक में दिया है। अब आते हैं नेक्स्ट 7 नंबर, डॉक्टर नगेंद्र। डॉक्टर नगेंद्र ने क्या परिभाषाएं दी है कि साहित्य के इतिहास बदलती हुई अभिरुचियों और संवेदनाओं का इतिहास है, जिनका सीधा संबंध आर्थिक विकासात्मक चिंतन से है। हाँ, एक बार हम फिर से पढ़ देते हैं। और ये सिद्धांतवादी आचार्य माने जाते हैं, यथार्थवादी भी माने जाते हैं, ये आलोचक थे। और इसी पर आधारित इन्होंने एक परिभाषाएं दी कि साहित्य की इतिहास बदलती हुई अभिरुचियों और संवेदनाओं का इतिहास है, जिनका सीधा संबंध आर्थिक विकासात्मक चिंतन से है। हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास पुस्तक में दिया है। और हम नेक्स्ट पेज में आते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का अब हम परिभाषा देखते हैं। और ये बहुत सुपर मोस्ट परिभाषा है कि प्रत्येक युग का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संक्षिप्त प्रतिबिंब होता है, और यह चित्तवृत्ति प्रत्येक युग में बदलती रहती है। और ये बदलती हुई चित्तवृत्तियों के साथ साहित्य परंपरा का सामंजस्य दिखाना ही इतिहास है। बहुत सुपर मोस्ट कथन है। आप तो शायद कई लोग इनको एक ही लाइन में याद रखते हैं कि ये साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संक्षिप्त प्रतिबिंब होता है, और प्रतिबिंब जिनमें कह दिया तो रामचंद्र शुक्ल का परिभाषा। कई कई बार ऐसा होता है कि वो जो लाइन है वो शुरू वाली वो नहीं देता है, और ये नीचे में दिया हुआ था कि यह चित्तवृत्ति प्रत्येक में बदलती रहती है, और ये बदलती हुई चित्तवृत्तियों के साथ साहित्य परंपरा का सामंजस्य दिखाना ही इतिहास है। तो ये किन की वजह थी, ये मिला जुला है परिभाषा, और ये भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। अब आता है 9 नंबर में डॉक्टर नगेंद्र का है। क्या है कि बदलती हुई अभिरुचियों का इतिहास साहित्यास, और जिसका सीधा संबंध आर्थिक क्रियाओं से। बहुत मोस्ट है। आप 8 नंबर और 9 नंबर को कभी कंफ्यूज नहीं होइएगा, जिनको आप ध्यान से देखिएगा कि बदलती हुई अभिरुचियों का इतिहास साहित्यास है, जिनका सीधा संबंध आर्थिक क्रियाओं से है। और डॉक्टर बच्चन सिंह क्या कहते हैं, ध्यान रखिए कि एक हरिवंश राय बच्चन है, वो अलग है। उनका जन्म जो है 1907 से 2003 है, और ये जो डॉक्टर बच्चन सिंह जो है ये 1918 से 2009 है इनका जन्म काल। और ये आलोचक हैं, वो जो थे वो वो क्या बोलते हैं कि कवि थे, कवि थे, ये आलोचक है, तो ध्यान रखिए। अतीत की घटनाओं के कारण एवं वर्तमान में उनकी उपयोगिता का मूल्यांकन इतिहास है, तथा साहित्यिक दृष्टि से उनका विश्लेषण साहित्यास है। एक बार हम फिर से पढ़ देते हैं, और ये 10वें नंबर की परिभाषा है कि अतीत की घटनाओं के कारण एवं वर्तमान में उनकी उपयोगिता का मूल्यांकन इतिहास है, तथा साहित्यिक दृष्टि से इनका विश्लेषण साहित्यास है। अब हम जाते हैं कि इतिहास लेखन की पद्धतियाँ, यानी इसका भाग, यानी मैंने क्या बोला जाए, इसका विधियाँ, यानी इसका शैली तरीका। तो पद्धतियाँ, हम पद्धतियों में हम किस किस पद्धति पर हम बांट सकते हैं। तो सबसे पहले हम बांटेंगे 6 भागों में, और उनमें से सबसे पहले आता है वर्णानुक्रम पद्धति। ये हम सबसे पहले पद्धति को बता देते हैं कि कौन कौन से पद्धति है। वर्णानुक्रम पद्धति, इसमें से गारसा दातासी आ जाएंगे, ठाकुर शिव सिंह सेंगर आ जाएंगे। कालानुक्रम पद्धति हो जाएगा, इसमें आ जाएगा जॉर्ज ग्रियर्सन, मिश्र बंधु हो जाएगा। और 3 नंबर हो जाएगा वैज्ञानिक पद्धति, इसमें डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त हो जाएंगे। इसके बाद यहाँ देखिए 4 नंबर में समाज शास्त्रीय पद्धति है, आचार्य हजारी प्रसादी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जो
माने क्या बोला जाए, इतिहास है वो इसी में आ जाएंगे। इसके बाद आ जाएगा विधेयवादी पद्धति। विधेयवादी पद्धति पाश्चात्य में तैन या मानतैन इसके जनक माने जाते हैं। हिंदी में इसके जनक जो माने जाते हैं वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल माने जाते हैं। आलोचनात्मक पद्धति है डॉक्टर राम कुमार वर्मा। तो आज हम सबसे पहले लेकर के आते हैं वर्णानुक्रम पद्धति। तो वर्णानुक्रम पद्धति सबसे पहले है क्या दोस्तों, आप इस चीज को समझिएगा। तो देखिए यही इनकी परिभाषा जुड़ी हुई है। आप सबसे पहले देखिए क्या लिखा है, वर्णानुक्रम पद्धति कि वर्ण प्लस अनुक्रम, कि जिसमें वर्ण हो और एक अनुक्रम से चलता हुआ हो, क्रम से चलता हुआ हो, चाहे वो किसी भी आधार पर हो। हाँ, उदाहरण अब देखते हैं परिभाषा कि वर्णमाला के वर्णों के अनुक्रम से रचनाकारों का परिचय देना ही वर्णानुक्रम पद्धति है। यह पद्धति सबसे पहले प्राचीन एवं शब्दकोश की तरह होती। उदाहरण अब कैसे रहता है, तो उदाहरण सबसे पहले देखिए, हम अंग्रेजी के अल्फाबेट्स में जाएं तो सबसे पहले पाते हैं ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTVWXYZ। तो ये हो जाता है, तो ये क्रमबद्ध में है। तो उसी आधार पर इसमें जन्म काल को नहीं देखा जाता है। अब मान लीजिए जेड वाला अगर वो कल हुआ है और ए वाला आज हुआ है, तो ए वाला सबसे पहले देगा, जेड वाला 26 नंबर में देगा। तो आप इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो अब ई वर्णानुक्रम पद्धति की विशेषताओं को हम सबसे पहले देख लेते हैं। यही हम शॉर्ट में सबसे पहले लिख दिए हैं। देखिए ये सबसे प्राचीन पद्धति है और ये अमनोवैज्ञानिक पद्धति है। अगर पूछा जाए वर्णानुक्रम पद्धति कैसी है, वैज्ञानिक पद्धति है, अमनोवैज्ञानिक पद्धति है, समाजशास्त्री पद्धति है, एवं समाजशास्त्र वर्णानुक्रम और कौन सी कहता है ये प्राचीन पद्धति या ये आधुनिक पद्धति है। तो आप इसको सबसे पहले प्राचीन पद्धति रखिए, अमनोवैज्ञानिक पद्धति है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। तो इस प्रकार वस्तुनिष्ठ पूछे जाएंगे। और और इसमें से वर्णानुक्रम पद्धति में सबसे पहले आएंगे गार्सा द तासी। और ये फ्रांस के थे और फ्रेंच भाषा में इनकी एक पुस्तक है, इस्तेतवार द लिटरेचर एंडुए ये हिंदुस्तानी। इस भाषा को याद रखिएगा। गार्सा द तासी फ्रांस के थे और इनकी जो एक पुस्तक थी वो फ्रेंच भाषा में थी और वो उस पुस्तक का नाम क्या था, इस्तेतवार द लिटरेचर एंडुए ये हिंदुस्तानी। और ये इसी पद्धति में, किस पद्धति में, वर्णानुक्रम पद्धति में। और दूसरा जो इतिहासकार है वो ठाकुर शिव सिंह सेंगर है। और इनकी जो पुस्तक है वो इनकी पुस्तक शिव सिंह सरोज है 1883 ईस्वी में। और इसमें इन्होंने इसी पद्धति का प्रयोग किया है। और अगर पूछा जाए कि गार्सा द तासी के इतिहास ग्रंथ जो इस्तेतवार द लिटरेचर एंडुए हिंदुस्तानी किस प्रकार का ग्रंथ था, तो वो कवि परिचयात्मक ग्रंथ था और फ्रेंच भाषा में था। तो आई होप ये छोटी सी वीडियो आप सभी दोस्तों के लिए यूजफुल रहेगी। चैनल पर अगर कोई दोस्त नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। क्लास अच्छी लगी तो लाइक व कमेंट जरूर करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों को और अपने और भी अन्य दोस्तों को। तो कैसा लगा ये वीडियो आप सभी लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हम हिंदी साहित्य के इतिहास को हम पूरी बारीक के साथ आप सभी दोस्तों के लिए हम लेकर के जरूर आएंगे और निरंतर हम लेते आएंगे। लेकिन आप लोगों से छोटी से छोटी एक गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और बेल आइकन बटन को प्रेस करके रखें ताकि हम कोई भी वीडियो आप सभी लोगों के लिए हम लेकर के आए तो आप सभी दोस्तों के लिए तुरंत पहुंचे। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।